हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिफ्यूजन या विसरण। व्हाट इज डिफ्यूजन? द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। मीन्स पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर रैंडमली हो, उसे हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। This is a passive process which means that no energy is needed. Simple diffusion में आपको किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज़ कि अगर रूम में परफ्यूम का स्प्रे किया जाए एक जगह, तो हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। मीन्स जब रूम में स्प्रे किया गया तो जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक एरिया में थे। धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बढ़ा और मॉलिक्यूल्स उस एरिया की ओर जाते हैं जहाँ पर परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, और ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, और इस तरीके से पूरे रूम में परफ्यूम की खुशबू हो जाती है डिफ्यूजन के प्रोसेस में। यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, मीन्स जहाँ से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, थोड़े समय के बाद ये कंडीशन आती है कि पूरे रूम में इक्वल पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। अब भी जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो रुकता नहीं है, वो भी जारी रहता है, रैंडम होता है, इधर से उधर उधर से इधर पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं और इक्विलिब्रियम बना रहता है और मूवमेंट भी जारी रहता है। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। इसमें किसी भी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, जैसे पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स हम देख रहे हैं, यहाँ पर हाईली कंसंट्रेटेड हैं। थोड़ी देर बाद जब विसरण की प्रक्रिया के दौरान ये मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो ये इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इनका मूवमेंट बना रहता है। ये इधर की ओर मूव करेगा, ये इधर की ओर मूव करेगा, ये इधर की ओर, ये इधर की ओर। इस तरीके से डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूस रहता है और ये रैंडम मूव करते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं लिक्विड में अगर किसी वाटर के अंदर अपन इंक की कोई क्यूब या कोई कलर की क्यूब डाल दें तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पूरा वाटर कलर्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंक हमने डाली थी धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल इसमें विसरित होते हैं, और विसरण के बाद ये जो सारे कलर मॉलिक्यूल हैं पानी में इक्वली घुल जाते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पर क्या है कि जैसा हम देख सकते हैं सेल वॉल के जो बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, वहाँ पर मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा है कंपैरेटिवली अंदर की तरफ। अब यहाँ पर अगर सिंपल डिफ्यूजन है तो इन मॉलिक्यूल्स को सीधा अंदर सेल वॉल को क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर आना चाहिए, लेकिन चूंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अंदर नहीं आ सकते, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो जब इस तरीके का डिफ्यूजन हो कि अपन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कोई भी पार्टिकल्स अपनी सांद्रता के अनुकूल अंदर या बाहर मूव नहीं कर पाए, तो उसके लिए कुछ प्रोटीन कैरियर्स बने होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो वहाँ से जो बड़ी साइज के मॉलिक्यूल हैं उनको अंदर की ओर लाने का काम ये कैरियर प्रोटीन करते हैं। इस तरीके के डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। What is the difference between simple diffusion and facilitated diffusion? Simple diffusion through the phospholipid bilayer। यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन में जहाँ पर किसी भी मॉलिक्यूल की सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूट हो, अगर सांद्रता अधिक है तो वहाँ से मॉलिक्यूल मूव करेंगे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू मूव करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स की सांद्रता कम है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जैसा कि कैरियर प्रोटीन हमने लास्ट स्लाइड में देखा, उन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू मॉलिक्यूल्स अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं या विसरित होते हैं, उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहा जाता है।
हैपन्स टू द स्मॉल एंड नॉन पोलर पार्टिकल्स। ये नॉन पोलर पार्टिकल्स और बहुत छोटे साइज में हूँ वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर सिंपली डिफ्यूजन कर सकते हैं। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हैपन्स टू लार्ज और पोलर पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो पोलर हैं या फिर साइज में बड़े हैं जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू विसरण नहीं कर सकते हैं, उनका डिफ्यूजन जब कैरियर प्रोटीन के द्वारा होता है तो उसे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। पेसिव ट्रांसपोर्ट, डेफिनेटली ये पेसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है, क्योंकि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पर एनर्जी काम में ली जाती है एटीपी की फॉर्म में। और जैसा कि हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन में ही देखा कि यहाँ पर नो एनर्जी इज नीडेड, किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है। तो पेसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है, दो प्रकार हो गए इसके, कौन कौन से? सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स की संख्या ज़्यादा है और वहाँ से ये कम संख्या वाले स्थान पर सिंपली हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू अंदर की ओर आ रहे हैं, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिक्स चैनल है, प्रोटीन चैनल है, एक कैरियर चैनल है जो कि पार्टिकल्स को अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करवाते हैं। कुछ हैं प्रोटीन कैरियर जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को अटैच करते हैं और फिर उनको अंदर की तरफ रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी दो तरीके का हुआ और ये तीनों पेसिव ट्रांसपोर्ट के एक वे हैं, जिस तरीके से मॉलिक्यूल्स अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं। डिफ्यूजन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है अगर उसको देखा जाए तो जैसे हम देख रहे हैं बाहर जो ये पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है अंदर की बजाय, ये एक सॉल्वेंट वाटर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा हैं और अंदर की तरफ कम है। आफ्टर डिफ्यूजन यहाँ पर जो वाटर का कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स का वो ही बाहर की तरफ भी है, मीन्स एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो गया है। यहाँ पर अंदर से बाहर होगा वाटर का मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट और बाहर से अंदर की ओर होगा। और इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होगा। और आफ्टर डिफ्यूजन यहाँ पर जो पानी का कंसंट्रेशन है अंदर और बाहर इक्वल हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स ऑफ डिफ्यूजन, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो विसरण की दर को प्रभावित करते हैं? पहला है टेम्परेचर। इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। हालांकि इसमें कोई एक्टिव एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास खुद की एक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं। अब इस गतिज ऊर्जा के फलस्वरूप ही एक मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो डेफिनेटली डिफ्यूजन की दर भी बढ़ती है। साइज ऑफ पार्टिकल, डिक्रीज मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। डेफिनेटली कोई भी चीज़ अगर भारी है, मॉलिक्यूलर वेट उसका ज़्यादा है तो वो मूवमेंट कंपैरेटिवली कम करेगा उस मॉलिक्यूल के जो लाइटर इन वेट है, जो हल्का है। तो जैसे जैसे हमारे पार्टिकल का साइज बढ़ता है डिफ्यूजन की दर कम होती है। थिकनेस ऑफ बैरियर, जैसा कि हमने कहा कि अभी सेल के अंदर देखा कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टिकल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जो एक सेल मेम्ब्रेन एक तरीके से बैरियर का काम कर रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर इसकी थिकनेस बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? जो डिफ्यूजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगी। तो जो बैरियर है उसकी थिकनेस डिफ्यूजन के ऑपोजिट होती है, मीन्स अगर बैरियर की थिकनेस बढ़ा दी जाए तो डिफ्यूजन की दर कम होगी और अगर बैरियर की थिकनेस कम होगी तो डेफिनेटली डिफ्यूजन बहुत आसानी से होगा। जैसा कि हम लोग गैशियस स्टेट में देखते हैं कि एयर में जब मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का तो बहुत तेज़ी से होता है क्योंकि वहाँ पर बैरियर जो एयर पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, वहाँ पर बैरियर की थिकनेस नहीं होती। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स
हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, दो प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं। दोनों की सांद्रता में जितना अंतर होता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली डिफ्यूजन की दर भी ज़्यादा ही होगी। इंक्रीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। सपोज हम ये मान लें कि एक स्थान पर जो मॉलिक्यूल है उनकी संख्या 100 है और दूसरी जगह पर सिर्फ 2 है, तो जो डिफ्यूजन की दर होगी वो बहुत तेज़ होगी क्योंकि अंतर बहुत ही ज़्यादा है। और डिफ्यूजन का जो मेन एंड है वो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना। तो इक्विलिब्रियम के लिए बहुत तेज़ी से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जहाँ 100 हैं वहाँ से मॉलिक्यूल मूव करेंगे वहाँ पर जहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं। अगर तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा हो कि एक तरफ 60 मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरी तरफ जो है वो 40 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर जो सांद्रता का अंतर है वो इतना ज़्यादा नहीं है। डेफिनेटली 20 मॉलिक्यूल्स का ही है यहाँ पर और वहाँ पर 98 मॉलिक्यूल्स का था, तो वो अंतर बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर विसरण की दर बहुत ज़्यादा थी। और जैसे जैसे ये अंतर कम होगा तो विसरण की दर भी धीमी हो जाती है। तो डेफिनेटली जब हम देख रहे हैं कि दो एरिया में अगर मॉलिक्यूल्स का नंबर सपोज 60 और 40 है, तो वहाँ पर जो विसरण या डिफ्यूजन की दर होगी मॉलिक्यूल्स का अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो मूवमेंट होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन की रेट भी इंक्रीज होती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज रेट ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल सा फंडा है, अगर हमारे पास जो सरफेस एरिया है बहुत ज़्यादा है तो हर मॉलिक्यूल को या बहुत ज़्यादा संख्या में मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिलता है अंदर की तरफ आने का, राइट, या फिर अपने कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने का, चाहे वो अंदर से बाहर की ओर हो या बाहर से अंदर की ओर हो। तो जो सेल सरफेस है, सेल मेम्ब्रेन का जो सरफेस है, एरिया जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन की दर भी डेफिनेटली उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दीज आर सम फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी डिफ्यूजन की दर को। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। अभी हमने विसरण पढ़ा। विसरण मीन्स हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स का लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। अब व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस भी एक तरीके का डिफ्यूजन ही है, ये भी एक प्रकार का विसरण है, लेकिन बस यहाँ पर ये डिफरेंस है कि ऑस्मोसिस के लिए जो मूवमेंट हो रहा है उसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बीच में होना आवश्यक है। जैसा कि हमने विसरण में देखा, जो हमने परफ्यूम का एग्जाम्पल है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। यहाँ पर हमने रूम में एक तरफ स्प्रे किया और वो परफ्यूम के पार्टिकल्स थोड़ी देर बाद पूरे रूम में फैल जाते हैं। गैसियस स्टेट में भी विसरण हो रहा है, लिक्विड स्टेट में भी हमने देखा। यहाँ पर किसी भी तरह की सेल मेम्ब्रेन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब हम ऑस्मोसिस वर्ड काम में लेते हैं तो विसरण का ही एक प्रकार है परासरण या ऑस्मोसिस भी, लेकिन बस इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब हमारे पार्टिकल्स का मूवमेंट एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। और यहाँ पर पार्टिकल्स भी कौन से, वहाँ पर गैस, लिक्विड, सॉलिड सभी पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा था। लेकिन ऑस्मोसिस में हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर जो एक सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट होता है, उसे हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। सो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ वीक सॉल्यूशन टू अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूट हैं, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, और यहाँ पर कम संख्या में ही सॉल्यूट है, दिस इज वीक सॉल्यूशन। अब लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो रेड कलर से दिखाए गए हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या इस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ कम है। तो हम वाटर मॉलिक्यूल्स के रेफरेंस में कंसंट्रेशन को देखेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी सांद्रता से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। मीन्स ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ से वीक सॉल्यूशन से स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन की ओर मूव करेंगे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर।
अब अगर हम डिफरेंस को देखना चाहें तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू a region of low concentration. Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. You can see the difference. यहाँ पर आप देख सकते हैं low water concentration, जबकि यहाँ पर only low concentration. तो यहाँ पर मे बी सॉल्यूट, मे बी सॉल्वेंट, कुछ भी हो सकता है, बस अपनी लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से. लेकिन यहाँ पर कौन, सिर्फ और सिर्फ पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. यहाँ पर डायग्राम में जैसा कि आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का जो मेम्ब्रेन या बैरियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है दोनों सॉल्यूशंस के बीच में, और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, ना कि सॉल्यूट. अभी हमने बात की कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस होता है या परासरण होता है. तो जो हमारी मेम्ब्रेन है या जो बैरियर का काम करती हैं, वो मेम्ब्रेन 3 तरीके की हो सकती है. दैट इज नंबर 1 परमिएबल. परमिएबल मीन्स अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स. ये परमिएबल है, सारे जो मॉलिक्यूल्स कैसे भी हों, आप अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आराम से मूव कर सकते हैं. हर आयंस मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स बड़े हों, छोटे हों, या कोई भी आयंस हों, वाटर मॉलिक्यूल्स हों, चाहे सभी के लिए ये परमिएबल होती है. मीन्स एक तरफ से दूसरी तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट संभव है. सेकेंड इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में अलाउज द सॉल्वेंट, वाटर और फ्यू सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स. तो देखिए यहाँ पर सिर्फ या तो सॉल्वेंट या वाटर या ओनली फ्यू सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स और आयंस कैन पास थ्रू इट. मीन्स अगर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है तो सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स ही उसमें से अंदर बाहर मूव कर सकते हैं, या तो सॉल्वेंट या वाटर या फिर कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स. इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहा जाता है. इम्परमिएबल मेम्ब्रेन्स डू नॉट परमिट डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स. किसी भी प्रकार का कोई जो परमिशन नहीं है किसी भी वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्यूट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की. मीन्स ये टोटली इम्परमिएबल हैं, जैसे कि कॉर्क सेल, ट्रैकिड वॉल्स और वेसल्स वॉल. डेफिनेटली अगर ये इम्परमिएबल ना हो तो जो हमारे वेसल्स हैं जाइलम की, वो क्या करती हैं, पानी को रूट से पूरे स्टेम तक, लीफ तक पहुंचाने का काम करती है. तो यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट होने लगे तो जाइलम के अंदर तो डेफिनेटली वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर ज़्यादा ही होगा, तो ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाएंगे. डिफ्यूजन के थ्रू जिन भी सेल से गुजरेंगे वहाँ ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट पॉसिबल हुआ तो वो ऊपर तक पहुंचना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी का कंसंट्रेशन है, मॉलिक्यूल्स है, वो वेरी हाई कंसंट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन उनको हमें ऊपर तक पहुँचाना है. इसीलिए इस तरह की जो कोशिकाएं हैं या कॉर्क सेल्स हैं जिनका काम ट्रांसपिरेशन को रोकना है, तो वो भी टोटली इम्परमिएबल होती हैं. तो 3 तरीके की मेम्ब्रेन हमने देखी. परमिएबल, जहाँ से मॉलिक्यूल सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो आराम से मूव कर सकते हैं. सेमी परमिएबल, ओनली सॉल्वेंट, वाटर या फिर सेलेक्टेड पार्टिकल्स ही मूव कर सकते हैं. और थर्ड इम्परमिएबल, जहाँ से किसी भी प्रकार का कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है. नाउ हमने अभी बात की कि अगर किसी सेल को ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वहाँ से पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पानी मूव करेगा. अगर ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाए कि जहाँ पर कम है तो वहाँ से सेल से बाहर की ओर आएगा. तो इस आधार पर हमारे जो सॉल्यूशन हैं अपनी सांद्रता के आधार पर 3 तरीके के हो सकते हैं. पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स ऐसा सॉल्यूशन इफ 2 सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड by plasma membrane. देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इफ 2
solutions are separated by plasma membrane, then the solution with less solute concentration is called hypotonic solution. जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, दो सॉल्यूशन दिखाए गए हैं. यहाँ पर these are solute, यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट इज 3 और यहाँ पर एक ही है. तो डेफिनेटली यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है. तो जहाँ पर कम सॉल्यूट है दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इसी तरीके से हम देख सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में अगर दो सॉल्यूशन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं तो वो सॉल्यूशन जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. जैसा कि देखिए यहाँ पर जो सॉल्यूट का नंबर है वो ज़्यादा है तो इस वाली साइड को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और ये वाली जो साइड है वो हमारी कहलाएगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. इसी तरीके से एक सॉल्यूशन वो कहलाता है जब हम दो सॉल्यूशंस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया गया है और जो सॉल्यूट का नंबर है दोनों तरफ बराबर है तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीन सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनके अंदर हम अगर सेल को रखें या किसी भी सॉल्यूशन को रखें. अगर कोई भी सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेटेड हैं, दोनों में डेफिनेटली कंसंट्रेशन अगर अलग अलग है और जहाँ पर सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. जहाँ पर सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. और ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर सॉल्यूट बराबर संख्या में है तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपरासरी विलयन कहते हैं. हाइपोटोनिक अल्पपरासरी, हाइपरटोनिक अतिपरासरी विलयन और आइसोटोनिक मीन्स समपरासरी विलयन. अगर हम सेल के रेफरेंस में बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिस वाटर का जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन हमारी साइटोप्लाज्म के बराबर होगा. अगर उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन साइटोप्लाज्म से ज़्यादा थिक है मीन्स सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. और अगर हम प्योर वाटर में या बहुत पतले सॉल्यूशन में उस सेल को रखेंगे तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल्स, लो वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल. अब हम देख सकते हैं कि हमने तीन तरीके के सॉल्यूशन पढ़े, राइट, और उसका ऑस्मोसिस के थ्रू हमारे प्लांट सेल पर क्या इफेक्ट है. अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल. अगर जो हमारी ये सपोज सेल है इसके बाहर जो सॉल्यूशन है या जिस सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा है अगर वो बहुत गाढ़ा है मीन्स उसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो पानी की मात्रा डेफिनेटली कम होगी. तो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर से बाहर की ओर निकलेंगे. ऐसी कंडीशन में जो सेल होगी वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी. मीन्स जब किसी भी सेल में से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर निकलते हैं तो जो साइटोप्लाज्म सेल वॉल से अटैच रहता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और सेल वॉल को छोड़ने लगता है और साइटोप्लाज्म बिल्कुल सिकुड़ जाता है. उस कोशिका को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं. और अगर देखिए इक्वल वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउट तो यहाँ पर जितने वाटर के मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आ रहे हैं उतने ही बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं. थर्ड है हाई वाटर कंसंट्रेशन. अब अगर हम ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं जहाँ पर बाहर सपोज बहुत कम सॉल्यूट मिले हुए, पानी की मात्रा बहुत अधिक है तो और अंदर की बजाय मीन्स साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में तो वाटर मॉलिक्यूल डेफिनेटली बाहर से अंदर की ओर आएंगे. और जब वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर आएंगे तो हमारी सेल फूल जाएगी और टर्जिड हो जाएगी. मीन्स बिल्कुल कॉम्पैक्टली टाइट अरेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की ओर आए हैं. तो इस तरीके से ऑस्मोसिस के रेफरेंस में हमारी जो प्लांट सेल है तीन कंडीशंस हो सकती हैं. अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो हमारी जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी. जैसा कि नॉर्मली हम किशमिश में देखते हैं ग्रेप्स को
शुगर के हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं तो जो ग्रेप्स है उसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर निकल जाते हैं और वो किशमिश में कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स सिकुड़ जाती है, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। दूसरा, जहाँ पर इक्वल वाटर है, जितने पानी अंदर आ रहे हैं उतना ही मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहा है, और ये फ्लैसिड कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन। तीसरा है हाई वाटर कंसंट्रेशन। अगर प्योर वाटर में या बहुत ही कम सॉल्यूट वाले वाटर के अंदर हमारे सेल को रख दिया जाए तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डेफिनेटली सेल के अंदर आते हैं और जो हमारी सेल है वो टर्जिट हो जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है। जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल, जो सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल अटैच हो जाता है। तो दीज आर द 3 सिचुएशंस ऑफ प्लांट सेल। अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें और देखें तो व्हाट इज डिफ्यूजन? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर सॉल्वेंट भी मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट भी मूव कर रहे हैं, इक्वलाइज करने के लिए किसको? कंसंट्रेशन को। मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वो सॉल्वेंट का हो चाहे सॉल्यूट का हो, वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है, सिंपल डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, नो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा ऑस्मोसिस या परासरण, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सॉल्वेंट है वो पार्टिकल्स मूव करेंगे। और दोनों में ही क्या है? इक्वलाइजेस द कंसंट्रेशन ऑफ 2 सॉल्यूशंस। ये 2 सॉल्यूशंस को इक्वलाइज करते हैं, मीन्स दोनों के अंदर साम्यावस्था स्थापित होती है। ये चीज़ दोनों के अंदर कॉमन है। तो दिस इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। नाउ what is the difference between osmosis and diffusion? First, flow of either solute or solvent molecules is in both directions. यहाँ पर दोनों डायरेक्शंस में मूवमेंट होगा, दोनों का, किसका? सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का, अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। और जब इक्विलिब्रियम हो जाता है तो दोनों तरफ मूवमेंट जारी रहता है। या जैसे यहाँ से 4 मॉलिक्यूल्स कम कंसंट्रेशन की ओर गए हैं तो कम से हाई की तरफ सिर्फ 1 मॉलिक्यूल जाएगा। मूवमेंट पार्टिकल्स का दोनों तरफ होता है, रैंडम मूवमेंट होता है, और इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं। बट इन ऑस्मोसिस इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन वन डायरेक्शन। सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, कहाँ से? सॉल्वेंट के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। सेकेंड, नो सच मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। मीन्स यहाँ पर जो ऑस्मोसिस है यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है, उनसे सेपरेट होने चाहिए दोनों सॉल्यूशन, जबकि डिफ्यूजन में इस तरह की कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। डेफिनेटली जहाँ पर कोई बैरियर ही नहीं है तो प्रोसेस फास्ट ही होगा। जैसा कि डिफ्यूजन में हमने पढ़ा था कि अगर बैरियर नहीं है या बैरियर की थिकनेस कम कर दी जाए तो विसरण की दर या डिफ्यूजन की दर बढ़ जाती है। तो ये एक तरीके का डिफ्यूजन ही है ऑस्मोसिस, लेकिन हमने यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक बैरियर लगा दिया है, तो डेफिनेटली ऑस्मोसिस इज कंपैरेटिवली अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन अकर्स इन लिक्विड एज वेल एज गैसेज। गैसेज में भी होता है और लिक्विड में भी होता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है। फिफ्थ, मूवमेंट आर ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। यहाँ पर जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में कहा था कि अगर रूम के एक तरफ परफ्यूम का स्प्रे किया जाए तो थोड़ी देर में जो हमारे परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो मूव करके रूम के दूसरे छोर पर पहुँच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूरी है, इतनी दूरी में भी आराम से ये मूवमेंट कर रहे हैं हमारे पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पर जो ऑस्मोसिस है वहाँ पर द मूवमेंट इज ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, क्योंकि एक तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट हो रहा है और दूसरा सिर्फ सॉल्वेंट या वाटर मॉलिक्यूल्स का हो रहा है। तो ये एक तरीके से जो शॉर्ट डिस्टेंस है वहीं पर मूवमेंट पॉसिबल है। तो दीज आर 5 डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस डिफ्यूजन का ही एक प्रकार है, लेकिन बस इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मूव करते हैं, कोई बैरियर नहीं है, तो ये फास्ट होता है प्रोसेस और ये कंपैरेटिवली स्लो होता है। और यहाँ पर लार्ज डिस्टेंसेस कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत लार्ज डिस्टेंसेस कवर नहीं होते, सिर्फ थोड़ी छोटी सी दूरी पर ही ऑस्मोसिस संभव है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। Osmosis of two types, endoosmosis and exoosmosis. Endoosmosis, osmotic entry of water into the cell or system. Endoosmosis means अंतः परासरण। जब पानी की एंट्री सेल के अंदर हो मीन्स अंतः परासरण, परासरण के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ रहे हैं तो इसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। ऐसे ही अगर ऑस्मोटिक विथड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेल और सिस्टम, किसी भी सेल या सिस्टम से अगर पानी बाहर की ओर जा रहा है तो बाह्य परासरण मीन्स एक्सोऑस्मोसिस। When we place the cell in higher concentration, the water come into the cell by a process called exoosmosis. इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हाई कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखें तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम्स आउट ऑफ द सेल बाय अ प्रोसेस। एक्सोऑस्मोसिस में हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर निकलते हैं मीन्स, और ये बाहर की ओर कब निकलेंगे, क्योंकि हमने 3 तरीके के सॉल्यूशन देखे थे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर हमारा बाहर की ओर जो सॉल्यूशन है दैट इज हाईली कंसंट्रेटेड मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अति परासरी विलयन में अगर रखा जाए तो पानी डेफिनेटली सेल के अंदर से उस बाहर की ओर जाएगा, तो हम उसे एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। When we place the cell in lower concentration मीन्स अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सेल को रख दिया जाए मीन्स जहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मात्रा ज़्यादा है हमारे सेल के कंपैरिजन में, तो पानी सेल के अंदर एंटर करेगा और इस प्रोसेस को हम एंडोऑस्मोसिस कहेंगे। ये देखिए इस तरीके से डायग्राम्स में भी बताया गया है। सेल इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब कोई सेल अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी गई है तो पानी के मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली बाहर हैं, तो ये बाहर से अंदर की ओर ही मूव करेंगे। और अगर सेल में पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं बाहर की बजाय, तो पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर मूव करेंगे और एक्सोऑस्मोसिस होगा। तो मीन्स अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस, और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो एक्सोऑस्मोसिस होगा। So these are the 2 types of osmosis, endoosmosis and exoosmosis. अब जो हमारे सिलेबस में बच्चों ऑस्मोसिस है वो हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप के थ्रू कहते हैं। तो व्हाट इज पोटैटो ऑस्मोस्कोप, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि आलू से एक ऑस्मोस्कोप बनाया जाता है। इसके अंदर सिंपल है, पील द स्किन ऑफ अ पोटैटो। जो पोटैटो की जो स्किन है उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जैसे काम में लेंगे। तो सबसे पहले पोटैटो को छील लिया जाए, क्योंकि उसकी जो बाहर की कवरिंग है दैट इज़ नॉट सेमी परमिएबल और हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए, इसलिए उसका जो छिलका है उसको हम उतार लेंगे। वन ऑफ इट्स एंड इज कट टू मेक इट फ्लैट। अब जो आलू है उसको हमें टिका कर रखना है, तो उसके एक एंड को चाकू से काट कर उसको फ्लैट कर लेंगे ताकि हम इस आलू को प्लेट पर या कहीं पर रख सकें। एट द अदर एंड फ्रॉम अ कप और होलो कैविटी फॉर्म अ कप और होलो कैविटी विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क बॉर्डर। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से पहले आलू को छील लिया, उसके बाद एक तरफ से चाकू से काट कर उसको फ्लैट कर लिया ताकि वो टिक सके। दूसरी तरफ से हम एक फॉर्सेप, कॉर्क बोरर या इस तरीके किसी भी इक्विपमेंट से हम उसके अंदर एक होलो कैविटी का निर्माण करेंगे, मीन्स अंदर से गुदा बाहर निकालेंगे और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे। पोर 5% और 10% शुगर सॉल्यूशन इनटू द पोटैटो कप अप टू अ पर्टिकुलर लेवल। अब एक तरीके से हमने एक कटोरी जैसी बना ली है आलू की, जिसको हम रख लेंगे। अब इसके अंदर जो कैविटी बनी है उसके अंदर 5 to 10% शुगर का सॉल्यूशन डाल देंगे। पियर्स इन अ पिन टू मार्क द इनिशियल लेवल। अब इसको लगभग आधा ही फिल करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या किया, कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसको आलू की कैविटी या गुहा के अंदर
भरा है और इसको हम आधा भरेंगे और इसको मार्क कर लेंगे, एक ऑल पेन लेकर के उसको थोड़ा सा वहाँ से मार्क कर लेंगे, उस पर लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि जब हमने शुगर सॉल्यूशन डाला था तो उसका लेवल इतना था। दिस सेटअप इज कॉल्ड पोटैटो ऑस्मोस्कोप और पोटैटो ऑस्मोमीटर। अब इसको हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप या पोटैटो ऑस्मोमीटर बोलते हैं। अब इस पोटैटो को हम कहाँ प्लेस करेंगे, एक पेट्री प्लेट पे रख देंगे जिसके अंदर पानी भरा होगा। मीन्स हमने जो आलू है उसको पील ऑफ किया, छिलका उतारा, नीचे से काट कर उसको ऐसा फ्लैट कर लिया कि आलू को हम टिका सकें, पेट्री प्लेट पर रख दें। फिर उसके अंदर एक कैविटी बनाई, मीन्स उसके अंदर से गुदा निकाल लिया और उसके अंदर एक कैविटी जैसी बना ली। उसको बनाते वक्त थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे क्योंकि जिससे हम कर रहे हैं उससे एक छेद ना हो जाए या फिर जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो। तो इस तरीके से जब हम एक कैविटी बना लेंगे उसके अंदर हमने 5 to 10% शुगर का सॉल्यूशन ऐड कर लिया, लगभग आधा उसे फिल करेंगे और एक ऑलपिन से हल्का सा उसको मार्क कर लेंगे, ऑलपिन वहाँ पर फंसा देंगे ताकि पता रहे कि यहाँ तक शुगर सॉल्यूशन था जब हमने पोटैटो ऑस्मोस्कोप रखा था। और अब इस आलू को हम एक पेट्री प्लेट में रखेंगे, उस पेट्री प्लेट में पानी भर लेंगे। मीन्स अब देखिए जो आलू की जो लेयर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह है और जो हमने कैविटी के अंदर डाला है वो शुगर सॉल्यूशन डाला है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये डेफिनेटली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और जो पेट्री प्लेट है वहाँ पर हमने प्योर वाटर डाला है। मीन्स वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर की तरफ डेफिनेटली ज़्यादा हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं अब अगर इसको हम सेट कर देते हैं 30 मिनट्स के लिए, जैसा कि हम इस पर देख सकते हैं, लीव द एक्सपेरिमेंटल सेटअप अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स के लिए इसको ऐसा ही अगर छोड़ दें तो जब हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो पोटैटो कप है, जो पोटैटो कैविटी है, उसके अंदर पानी का लेवल बहुत बढ़ गया है क्योंकि बाहर जो पेट्री प्लेट पे में वाटर था वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन डेफिनेटली आलू के अंदर भरे हुए शुगर सॉल्यूशन से ज़्यादा था। तो पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की ओर आएंगे थ्रू एंडोऑस्मोसिस और जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। और हमने ऑलपिन वहीं लगा रखी थी जहाँ तक शुगर सॉल्यूशन था। तो जब थोड़ी देर बाद हम देखेंगे लगभग आधे से 1 घंटे के बाद तो जो लेवल है पानी का वो अंदर की ओर बढ़ा हुआ होगा, ऑलपिन पानी में डूबी होगी और वो जो पानी का लेवल है वो पहले की बजाय बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। तो ये है सिंपल पोटैटो ऑस्मोस्कोप जिससे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यही अब अगर हम देखें तो ये एक्सपेरिमेंट हम एक्सोऑस्मोसिस के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे एक्सोऑस्मोसिस में क्या है, सिंपल सा है कि जो हमने सॉल्यूशन अंदर की ओर डाला था पोटैटो में, ये देखिए, यू कैन रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय रिवर्सिंग द सिचुएशन। अब हम सिचुएशन को रिवर्स कर सकते हैं। जो शुगर सॉल्यूशन हमने पोटैटो कप के अंदर डाला था तो वहाँ तो हम डाल देते हैं पानी और जो बाहर पेट्री प्लेट थी वहाँ पर रख देते हैं शुगर सॉल्यूशन। और वैसे ही अब इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं। मीन्स जो ऐसा ही एक पोटैटो और लें, पील ऑफ करें, नीचे से फ्लैट करें, अंदर कैविटी बनाएं और उस कैविटी के अंदर अब हम पानी भर देते हैं, प्योर वाटर, और उसको भी मार्क कर देते हैं कि पानी का लेवल कितना था। एक ऑलपिन वहाँ पर अटका देते हैं और थोड़ा सा फंसा करके। अब ये जो पोटैटो ऑस्मोस्कोप है इसको हम एक पेट्री प्लेट में रखते हैं, उस पेट्री प्लेट में शुगर सॉल्यूशन रख देते हैं 5 to 10% वाला। अब क्या होगा, अंदर पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं बाहर के कंपैरिजन में, तो धीरे धीरे जो वाटर है वो आलू से हमारा बाहर की ओर आएगा। और जब हम 30 मिनट या 1 घंटे के बाद हम देखते हैं तो हमारा जो पानी का लेवल है वो हमें डिक्रीज मिलेगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू हमारे पोटैटो ऑस्मोस्कोप से बाहर की ओर चले गए क्योंकि अंदर की ओर जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उनका कंसंट्रेशन बाहर के शुगर सॉल्यूशन से ज़्यादा था। तो इस तरीके से जो पोटैटो ऑस्मोस्कोप है हमारे प्रैक्टिकल्स के सिलेबस में भी है, जिसमें हम पोटैटो ऑस्मोस्कोप बनाएंगे भी और इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे भी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि जो हमारा वाटर और शुगर सॉल्यूशन है वो एक बहुत अच्छे से शो करता है रिजल्ट को, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस को। ये देखिए पोटैटो ऑस्मोस्कोप यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो पहला एक्सपेरिमेंट रखा गया है एंडो ऑस्मोसिस शो कर रहा है। यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन को अंदर भरा गया और यहाँ पर एक देखिए पिन ऑल पिन लगा करके इस लेवल को मेंशन कर दिया गया और
ये जो पील्ड लेटरल साइड ऑफ पोटैटो, यहाँ पर पोटैटो की लेटरल साइड है, यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन हमारे आलू के अंदर रखा हुआ है। बाहर जो पेट्री डिश है वहाँ पर पानी रखा हुआ है, राइट, और ऑलपिन से हमने इसके लेवल को मार्क कर दिया। अब जब आधे घंटे बाद देखते हैं तो जो फर्स्ट ऑलपिन है देखा वो वाटर लेवल में यहीं तक रह गई, और थोड़ी देर बाद जो पानी का लेवल है वो यहाँ पर आ गया, जिसे हम दूसरी ऑलपिन लगा करके मार्क कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा जो पोटैटो ऑस्मोस्कोप है इतना ऊपर चढ़ गया हमारा पानी, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का कंसंट्रेशन था, अंदर मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली पानी के कम थे बाहर की बजाय, तो बाहर से पानी अंदर की ओर मूव करता है और ये पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। सो दिस पोटैटो ऑस्मोस्कोप इज शोइंग द एंडोऑस्मोस्कोप या एंडोऑस्मोसिस। नाउ प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस, व्हाट इज प्लाज्मोलिसिस? अगर हम कहें कि हम ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हमारे सेल को या सिस्टम को रखते हैं जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी हुई है और उनके बीच में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, मीन्स बाहर की ओर जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, मीन्स पानी की बहुत ज़्यादा कमी है उसके अंदर, पानी के मॉलिक्यूल्स न के बराबर हैं। तब क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशन में अगर हम हमारी सेल को रखते हैं तो सेल से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं डेफिनेटली वो बाहर की ओर मूव करेंगे, और जब बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की ओर चले जाते हैं तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ने लगता है, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत कम हो गई है, और ये सिकुड़ते सिकुड़ते अपनी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे अलग होता चला जाता है, सेल वॉल से अलग होता चला जाता है। उस कंडीशन को हम जीव द्रव्य कुंचन यानी साइटोप्लाज्म का सिकुड़ना या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। In normal condition, the protoplasm is tightly pressed against the cell wall. अगर हम नॉर्मल सेल देखें तो हमारी जो सेल वॉल है उसमें साइटोप्लाज्म बिल्कुल अटैच रहता है सेल मेम्ब्रेन और ये के थ्रू सेल वॉल से। In this plant cellular tissue is placed in a hypertonic solution. If this plant cell or tissue is placed in a hypertonic solution, water comes out from the cell sap into the outer solution. Due to exoosmosis, the protoplasm begin to contract from the cell wall. तो जब सेल वॉल एक्सोऑस्मोसिस के थ्रू सेल वॉल से प्रोटोप्लास्ट अलग होने लगे तो उस कंडीशन को प्राइमरी प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी प्लाज्मोलिसिस है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो, कंटिन्यूशन में हो, तो जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज हो जाती है, जीव द्रव्य कुंचित हो जाती है। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये नॉर्मल सेल है, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल से अटैच्ड है। अब धीरे धीरे जब हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा तब क्या होगा, ये अपनी जो सेल वॉल है ये जगह छोड़ने लगेगी और साइटोप्लाज्म सिकुड़ने लगता है धीरे धीरे, और बाद में बिल्कुल सिकुड़ कर देखिए इस तरीके से सेंटर में आ गया, बहुत बड़ा वैक्यूलियर स्पेस यहाँ पर बन जाता है और सेल वॉल से बिल्कुल अलग हो जाती है, जो साइटोप्लाज्म पूरा सिकुड़ जाता है। इस कंडीशन को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल या प्लाज्मोलिसिस ऑफ सेल कहते हैं। ये देखिए लाइव इसका एग्जांपल, जो प्लांट सेल्स हैं इसको हम जैसे ट्रेडिशकेंशिया की जो लीफ है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर। उसके लोअर जो सरफेस है, लोअर एपिडर्मिस है, उसको पील ऑफ करके अगर हाईली कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर डाल दिया जाए तो हम देखते हैं कि शुरू शुरू में जो हमारी सेल के अंदर है साइटोप्लाज्म इस तरीके से दिखाई देता है, चारों ओर फैला हुआ है इक्वली। लेकिन जब हम एक घंटा तक या आधा एक घंटा तक अगर शुगर सॉल्यूशन में रख दें इसको, तो इस तरीके से हमें सिकुड़ा हुआ साइटोप्लाज्म बीच के अंदर दिखाई देता है। If a plasmolized cell or tissue is placed in water, the process of endoosmosis takes place. अब अगर कोई सेल है जिसके अंदर जीवद्रव्य कुंचन हो गया, वो प्लाज्मोलाइज्ड है, अब इसको अगर जल्दी ही हम लोग किसी वाटर सॉल्यूशन में डाल दें तब क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, अंतःपरासरण हो जाएगा, और अंतःपरासरण में बाहर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे अपने हाई कंसंट्रेशन मीन्स बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे, और जो हमारी साइटोप्लाज्म थी जो सिकुड़ गया था वो धीरे धीरे फैलने लगेगा, क्योंकि पानी अंदर आ रहा है और ये धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम
डी प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। मीन्स जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल है उसको अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या प्योर वाटर के अंदर रख दिया जाए तो एंडोऑस्मोसिस के थ्रू पानी सेल के अंदर जाकर के सेल को नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल टर्जिड सेल बन जाती है और इस प्रोसेस को वापस अपनी नॉर्मल शेप और पोजीशन के अंदर आ जाती है। इस प्रोसेस को डी प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस इन द प्लांट लाइफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी रिएक्शन हो रही है, चाहे वो सेल डिवीजन से लेकर के सेल ग्रोथ या एवरीथिंग, जो भी रिएक्शन है सभी में पानी अति आवश्यक है। और ये जो पानी है वो डेफिनेटली एक सेल से दूसरे सेल की ओर मूव करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि सारी सेल्स आपस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट हैं। तो और ये जो पानी है वो एक सेल से दूसरी सेल की ओर ऑस्मोसिस के थ्रू ही मूव करता है। इसीलिए जो प्लांट लाइफ है उसकी ऑस्मोसिस की इम्पोर्टेंस प्लांट लाइफ में बहुत अधिक है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ऑस्मोसिस एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द वाटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स। Some of the important roles played by osmosis in the life of any plant are summarized as below। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर it is a mean by which plant cells maintain their water content despite the loss of water to the air that is constantly occurring। जैसा कि हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी बाहर निकल रहा है। अब जब पानी लगातार ट्रांसपिरेशन से बाहर निकल रहा है, कोई भी रिएक्शन हो, फोटोसिंथेसिस हो, हम काम में ले रहे हैं, हर कहीं किसी भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिक हो चाहे कैटाबॉलिक हो, वाटर मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, तो पानी डेफिनेटली कम हो रहा है। सपोज जिस भी सेल के अंदर सपोज बेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस ही हो रहा है जहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स काम में लिए जा रहे हैं और स्टोमेटा के थ्रू पानी जो ट्रांसपिरेट भी हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो उन कोशिकाओं में क्या होगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी और वो सिकुड़ जाएंगी। अब ऑस्मोसिस के थ्रू ये पास वाली सेल से पानी लेंगे, क्योंकि पास वाली सेल के अंदर पानी का कंसंट्रेशन इस सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने पानी यूज़ में ले लिया है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में भी, और स्टोमेटा के थ्रू जो पानी है वो ट्रांसपिरेट भी हो गया है। तो जो वाटर कंटेंट को मेंटेन करता है प्लांट सेल के अंदर वो ऑस्मोसिस है। इसी तरीके से पास वाली सेल अपने पास वाले से, वो अपने पास वाले से, इसी तरीके से ये जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से सेल्स अपने वाटर कंटेंट को मेंटेन करती हैं और पास वाली सेल से अपने वाटर की कमी को पूरा करती है। इट प्रोवाइड्स turgidity to the softer tissues and is therefore essential for their mechanical support। अब जैसा कि हमने देखा कि एंडोऑस्मोसिस से पानी अंदर की ओर आता है और सेल्स टर्जिड हो जाती है, मीन्स जो साइटोप्लाज्म सेल वॉल के साथ बिल्कुल अटैच हो जाता है और जैसे बलून में हवा भर दें तो वो टाइट हो जाती है, उसी तरीके से जो सेल्स हैं वो पानी के अंदर आने से बिल्कुल टर्जिड हो जाती हैं। और जो टर्जिड सेल्स हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एसेंशियल हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर स्क्लेरेनकाइमा नहीं है, स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स नहीं हैं, वो ये टर्जिड सेल्स उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है क्योंकि ये बहुत टाइट हो जाती हैं। इट कंट्रोल्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल। अब रूट हेयर्स के अंदर जो पानी है डेफिनेटली सॉइल से रूट हेयर सबसे पहले पानी को एब्जॉर्व करते हैं और धीरे धीरे अपने ऊपर वाली सेल को देते हैं, उससे ऊपर वाली, उससे ऊपर वाली, और ये करते करते लीफ तक पहुंचता है। राइट, तो ये जो रूट हेयर्स हैं ये पानी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो भी ऑस्मोसिस के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि जो सॉइल में जो पानी है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रूट हेयर्स इसको ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट, diffusion pressure deficit is responsible for the movement of water across the cortical cells of the roots। अब जो रूट्स की कॉर्टिकल सेल्स हैं, इस कॉर्टेक्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वहाँ तक इनका जो मूवमेंट होता है वो डीपीडी के थ्रू होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के थ्रू होता है। मीन्स किसी भी सेल के अंदर अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है तो उसका डीपीडी ज़्यादा होगा, और पानी अपने कम डीपीडी से ज़्यादा डीपीडी वाले सेल की ओर मूव करता है। तो जो रूट हेयर है उसने जब ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल से पानी को एब्जॉर्व किया तो इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए,
पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, लेकिन इसकी जो पास वाली सेल्स हैं, कॉर्टिकल सेल्स हैं, वहाँ पर उस सेल का डीपीडी ज़्यादा है, मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ज़्यादा है, तो वो इस पानी के मॉलिक्यूल्स को रूट हेयर के मॉलिक्यूल से, रूट हेयर की जो सेल्स हैं वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेंगी और धीरे धीरे ये जाइलम सेल्स तक पहुँचेगा और जाइलम से ऊपर की हो जाएगा। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट भी ऑस्मोसिस के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में पानी का मूवमेंट करता है। सेल टू सेल डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय ऑस्मोसिस। जैसा कि बताया था कि अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एक सेल के अंदर पानी कम हो गया है तो और दूसरे में ज़्यादा है, अटैच्ड सेल्स हैं, तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी पानी मूव करता है। डिफ्यूजन में हम दो तरीके के मूवमेंट देखे थे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में वाटर मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट और स्मॉलर पार्टिकल्स सिंपली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो ये जो पानी है वो भी एक सेल से दूसरे सेल की ओर आराम से सिंपल डिफ्यूजन से मूव करता है। कंडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम एलिमेंट्स टू द नेबरिंग सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय ऑस्मोसिस। जाइलम सेल्स से उसकी जो नेबरिंग सेल्स है उसको भी ऑस्मोसिस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। Growing tips of roots remain turgid because of osmosis and are thus able to penetrate into the soil. अब जैसा कि सभी को मालूम है कि अगर कोई भी सेल टर्जिड है, मीन्स उसके अंदर पानी एकदम फुल है, पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, तो साइटोप्लाज्म सेल वॉल से बिल्कुल अटैच रहता है और सेल बिल्कुल टाइट है। तो अब जब कोई रूट हेयर है, रूट हेयर सॉइल में, या जो रूट का टिप है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। अगर हमारी जो रूट टिप हैं, रूट की टिप्स अगर वो सेल फ्लैसिड होंगी, सॉफ्ट होंगी, पानी की कमी होगी, शिथिल होंगी, तो वो रूट जो सॉइल पार्टिकल से अंदर की ओर मूव नहीं कर सकती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो टर्जिड सेल्स हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से हैं और इसकी वजह से जो रूट है वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर पाती है। Higher osmotic pressure of the cells provides resistance to the plants against drought injury। और जो हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेल्स को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है ड्राउट इंजरी से। इट कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन through its regulation of the turgidity of guard cell। This is very important point, क्योंकि जो स्टोमेटा है उनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पूरी तरीके से डिपेंड करता है गार्ड सेल की टर्जिडिटी पर। अब जो गार्ड सेल्स हैं अगर फुली टर्जिड हैं तो जो हमारा सेल वॉल है वो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाते हैं, जैसे ही फ्लैसिड होती हैं तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट सेल्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं। डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे स्टोमेटा के थ्रू मेसोफिल सेल्स तक पहुंच रही है और फोटोसिंथेसिस में काम आ रही है। लेकिन अगर स्टोमेटा परमानेंटली ओपन रहते हैं तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे सनी है या फिर वहाँ पे बहुत ड्राइनेस है एयर में, तो क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर तो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में तो पानी ज़्यादा ही है। तो सिंपल डिफ्यूजन का अगर हम फंडा देखें या ऑस्मोसिस का देखें तो जो पानी है वो अपने हाई मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन से लो मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा और स्टोमेटा अगर ओपन रहेंगे तो पानी ट्रांसपीरेट हो जाएगा, बाहर की ओर उड़ जाएगा। तो इसे रोकने के लिए स्टोमेटा को बंद करना आवश्यक है कि जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है तब स्टोमेटा खुल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाए गैसियस फॉर्म में, और उसके बाद अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या देख रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन की दर बढ़ रही है तो स्टोमेटा को क्लोज कर दिया जाता है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल की टर्जिडिटी की वजह से ही होती है और टर्जिड सेल्स डेफिनेटली ऑस्मोसिस से ही होते हैं। इसीलिए दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स। जैसा कि हमने देखा है छुई मुई के पौधे को आप सभी ने देखा होगा कि जब टच करते हैं तो उसके अंदर वो मुरझा जाती है। एक्चुअली उसके अंदर भी क्या है कि जब हम उस लीव्स को टच करते हैं तो जो हमारे
जो हाथ है वो उसकी नमी को सोख लेते हैं, जिससे कि जो उसकी टर्जिडिटी है सेल्स की वो ख़त्म हो जाती है, वो फ्लैसिड हो जाती है और मुरझा जाती है। थोड़े टाइम बाद वो ऑस्मोसिस के थ्रू पास वाली सेल से पानी ले लेती हैं और वापस टर्जिड हो जाती हैं और वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। It greatly influences the meristematic activity of the cells and hence growth of the plant. जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ हैं यानी कि सेल डिवीजन की जो भी एक्टिविटी है, सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ टर्जिड सेल्स के अंदर ही हो सकता है, और जो सेल है वो टर्जिड तभी हो सकती है जब उसके अंदर पानी हो। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही सेल अपनी टर्जिडिटी को मेंटेन कर पाते हैं, और टर्जिड सेल्स के अंदर जब सेल डिवीजन होते हैं तो वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इनडायरेक्ट वे में ऑस्मोसिस प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड है। मीन्स सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ, प्लांट की जो ग्रोथ है वो टोटली डिपेंड करती है ऑस्मोसिस पे। Dehiscence of fruits and sporangia are also controlled by osmosis. जब स्पोरेंजिया का डेहिसेंस होता है तो हमने पढ़ा है कि जो स्पोर की वॉल होती है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है। हाइड्रोस्कोपिक मीन्स नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो क्या होगा, जब नमी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो एक तरफ से कुछ सेल्स फूल जाती हैं और वो फट जाती हैं, और उसके बाद जो हमारे स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजिया से रिलीज हो जाते हैं। मीन्स dehiscence of fruits and sporangia they are also controlled by osmosis. ऑस्मोसिस से जो हमारे स्पोर्स हैं उससे स्पोरेंजिया से रिलीज होते हैं, ये भी ऑस्मोसिस के द्वारा ही कंट्रोल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफ्यूजन एंड osmosis and plasmolysis. Thank you.